हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, और लास्ट में आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो ये जो चुना गया है वो नाओरेम रोसेबिना देवी को चुना गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है नाओरेम रोसेबिना देवी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। अब आइए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। ये जो हैं क्या बोलते हैं, नाओरिसा रोसोबिना देवी, ये जो हैं इनको इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। और ये जो हैं ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो ये मणिपुर की रहने वाली हैं और इन्हें जो है 2022 में सिल्वर मेडल एशियन गेम में मतलब ये लेके आई हैं। और एशियन गेम 2018 की बात करें तो ये इसमें गोल्ड जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो एशियन गेम 2022 में ये सिल्वर मेडल लाई है भारत के लिए, और एशियन गेम 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो है साउथ एशियन गेम 2019 का जो हुआ है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो रेम रोसेबिना देवी हैं ये 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इनकी खास बातें थी, तो याद रखना दोस्तों, 2023 का इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में जो घोषित किया गया है वो वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना ने असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण के सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बात करते हैं, जो नौसेना होती है वो असैन्य कर्मी भारतीय नौसेना के कुल कार्यबल का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। तो याद रखेंगे, जो कुल नौसेना के कुल कार्यबल का कितना हिस्सा होता है, जो है 1/3 हिस्सा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना की स्थापना आपसे पूछे तो 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना होती है। और इसका जो ये मिशन होता है कि समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना इसका एक मिशन होता है। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो सम नो वरुणः इसका आदर्श वाक्य होता है। तो ये आदर्श वाक्य भी याद रखेंगे। और भारतीय नौसेना जो प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार, जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में। और नौसेना दिवस जो है वो हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के जो करंट अफेयर के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं भारतीय नौसेना से वो डिस्कस करते हैं। तो भारतीय नौसेना ने तेलंगाना के जो शिकाराबाद जिले में बहुत कम आवृत्ति के संचार स्टेशन को स्थापित यहाँ पर करेगी। और वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं ये जो है वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाला है। तो वाइस ऑफ नेवी का जो चार्ज संभाला है
तो वो संभाला है दिनेश के त्रिपाठी ने। भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई डाक यार्ड में INS इम्फाल को जो यहाँ पर कमीशन किया गया है। तो भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई जो डाक यार्ड है यहाँ पर INS इम्फाल को यहाँ पर कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा ही जो अमीनी पनडुब्बी रोधी युद्धक है जलयान, उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना के बीच जो बंगोसागर 2023 का जो अभ्यास है इसका भी आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2019 में जो घोषित किया गया था वर्ष 2019 का वर्ष, इसे घोषित किया गया था देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2020 वाला वर्ष जो घोषित किया गया था ये पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2021 का वर्ष ये शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2022 का वर्ष है वो कुटीर मत्स्यिक एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2023 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और 2024 का वर्ष है वो उष्ण गड़ों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों, सदस्य के रूप में, अध्यक्ष नहीं, यहाँ पर सदस्य पूछा गया है। तो संघ लोक सेवा सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है संजय वर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संजय वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो संजय वर्मा हैं ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा जो के अधिकारी हैं। तो ये जो संजय वर्मा हैं ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सदस्य ली है। और इनको जो सदस्य के रूप में जो इसको शपथ दिलाई गई है संजय शर्मा को, तो ये दिलाई है लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सिन्हा ने इन्हें जो है शपथ दिलाई है। आइए बात करते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में, UPSC के बारे में। तो डॉक्टर जो हैं मनोज सोनी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 315 से 323 के तहत स्थित एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका जिक्र जो है वो 315 से 323 के बीच में किया गया है। UPSC भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जो है परीक्षा के नियमों के अनुसार विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तो UPSC जो है विभिन्न परीक्षाओं को कराने के लिए जिम्मेदार एक संस्था है। और इसके जो अनुच्छेद है 220 में कहा गया है कि सिविल सेवाओं और जो है पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर आयोग से परामर्श किया जाएगा। आप बात करते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्त करते हैं। तो UPSC के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया भी जाता है। तो नियुक्ति भी की जाती है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। आयोग में जो है इसमें संघ लोक सेवा आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य जो है वो 6 साल तथा 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक इस सेवा पर रह सकता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हाल ही में नियुक्त की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हाल ही में की गई हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में जो झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं चंपई सोरेन को बनाया गया है। याद रखेंगे TRAI इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था अभी हाल ही में? तो अनिल कुमार लाहौटी को चुना गया है। राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य जो हुए हैं वो सतनाम सिंधु को नियुक्त किया गया है। भारत में इजराइल के नए राजदूत जो बने हैं उनका नाम है रूबेन अजार। इनका नाम भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, किसी परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। भारत में इजराइल के जो नए राजदूत बने हैं वो रूबेन अजार को बनाया गया है।
अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो वो बनी है कैप्टन गीतिका कील बनी है। और जेल महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, ये महेश्वर दयाल को बनाया गया है। और ICICI बैंक के नए कार्यकारी निदेशक जो बने हैं वो संदीप बन्ना को बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है। तो जो वेब पोर्टल है ये सी केयर्स, तो इसका जो शुभारंभ किया है वो प्रहलाद जोशी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रहलाद जोशी को, तो इन्होंने वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री हैं ये प्रहलाद जोशी। तो इन्होंने कोयला खान भविष्य जो है निधि संगठन का वेब पोर्टल सी केयर्स को यहाँ पर प्रारंभ किया है। इसका जो लक्ष्य है वो है अभिलेखों और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना। कोयला खान और भविष्य निधि संगठन कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत सरकार के जो मुख्य हाइड्रोग्राफर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं लोचन सिंह पठानिया को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है, लोचन सिंह पठानिया। ये हैं लोचन सिंह पठानिया। इनको भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ये जो है वाइस एडमिरल जो है लोचन सिंह पठानिया, ये 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार यहाँ पर संभाला है। दोस्तों लोचन सिंह पठानिया जो है ये हाइड्रोग्राफी एक विशेषज्ञ हैं और ये INS पोत दर्शक और सांध्यक दर्शन की कमान संभाल चुके हैं। तो जो पठानिया हैं ये INS पोत जो दर्शन है और सांध्यक दर्शन इसकी कमान जो है ये संभाल चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हाइड्रोग्राफी के बारे में। हाइड्रोग्राफी एक विज्ञान की एक शाखा होती है, सभी को पता होगा, जिसमें जो है महासागरों, सागरों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों की माप और भौगोलिक विशेषताओं एवं विवरण का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोग्राफी के द्वारा। दोस्तों कुछ ये जो पदाधिकारियों के बारे में अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि आपसे पूछे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरा लाल समारिया हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। अगर आपसे पूछे नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। लोकसभा के महासचिव वर्तमान में हैं। और आपसे पूछे कि राज्यसभा के महासचिव कौन हैं, तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो PC मोदी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो B अनंत नागेश्वर हैं। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये जो है ये फाइलेरिया बीमारी के लिए ऑप्शन नंबर जो C है ये राइट आंसर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फाइलेरिया, जिसमें जो है पैर जो है मोटे हो जाते हैं, फूल आते हैं, तो यही होता है फाइलेरिया। आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 से 15 फरवरी तक फाइलेरिया को मुक्त कराने के लिए वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। और फाइलेरिया उन्मूलन जो मिशन है वो राज्य में लागू किया गया है और 17 जिलों में अभियान ये चलाया जाएगा। और ये अभियान के दौरान जो है घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया के रोकथाम के लिए दवा खिलाई जाएगी। और केंद्र सरकार ने इसका जो लक्ष्य रखा है
वो 2027 तक पूरे देश में मलेरिया को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने 2027 तक मलेरिया को जो है ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर जा के घर घर जाकर वहाँ पर रोकथाम के लिए दवा खिलाई जाएगी, तो याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, यह एक संक्रामक बीमारी है और जो कि निमेटोड परजीवी की वजह से ये फैलता है, तो याद रखेंगे। और इसमें जो है पैर और हाथों में सूजन आ जाती है और यह दुनिया भर में कुष्ठ रोगों के बाद स्थायी विकृति और विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है फाइलेरिया। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है दोस्तों हरियाणा में। तो हरियाणा में होता है सूरजकुंड मेला। तो ये एक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इसकी शुरुआत हरियाणा में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, हरियाणा इसका राइट आंसर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो ये है हरियाणा में होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में इसकी शुरुआत होती है और 2 फरवरी को हुई है इसकी शुरुआत इस बार। और इसका जो आयोजन है वो 18 फरवरी तक किया जाएगा। तो 2 फरवरी से 18 फरवरी तक इसका आयोजन जो है चलने वाला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन इस बार किया है। तो इसका उद्घाटन जो किया है वो द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। और इस वर्ष सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो कौन सा संस्करण आपसे पूछे तो 37वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, इसका आयोजन जो है वो हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा सूरजकुंड में किया जाता है और ये मेला जो है लगभग 50 देशों में किया जाता है। तो इस मेले में जो है 50 देश इस बार भाग लेने वाले हैं। तो 50 देश इसमें भाग ले रहे हैं और इस बार जो है पार्टनर कंट्री जो है वो तंजानिया है और थीम राज्य जो है वो गुजरात है। तो पार्टनर जो कंट्री है इस बार वो है तंजानिया और थीम राज्य की बात करें तो वो है गुजरात राज्य। और इसमें जो है 50 देश इसमें इस बार भाग लेने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के जो प्रमुख मेले हैं उन पर हम बात करते हैं। आपसे पूछे गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। और कुंभ मेला तो आप जानते हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगाया जाता है। हेमिस गुम्फा मेला ये लद्दाख का मेला है और अम्बुबाची मेला ये असम में आयोजित किया जाता है। नैना देवी मेला है ये हिमाचल प्रदेश का मेला है, यहाँ पर लगाया जाता है। पुष्कर मेला ये राजस्थान का है। नौचंदी मेला ये मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मवेशी मेला ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है और बिहार में ये लगता है और एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा आया है तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1966 को। और राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की 50 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो राज्यसभा की हैं वो 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। तो याद रखेंगे राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में, तो इसका जो आयोजन जो हुआ है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपके राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर सी, तो विंटर जो है खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। ये खेलो इंडिया जो विंटर गेम है
ये 2024 का ये 2 भागों में आयोजित किया जा रहा है इस बार, ठीक है। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में जो चौथा संस्करण है इसका, और ये जो संस्करण है ये पहला भाग जो है वो 2 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और लद्दाख में इसका आयोजन होने वाला है। और दूसरा जो भाग है वो 21 से 25 फरवरी तक इसका किया जाएगा और ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखेंगे, दूसरा भाग जो है वो जम्मू कश्मीर में, पहला भाग जो है वो लद्दाख में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है, ठीक है, शुभांकर, वो CAC, तो याद रखेंगे वो CAC इसका जो है शुभंकर है इस बार, और शुभंकर जो है वो हिम तेंदुआ है, CAC। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। लद्दाख में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग, जो जम्मू कश्मीर में इसकी पर्वतारोहणी, अल्पाइन स्कीइंग, और यहाँ पर देखिए स्नो बोर्डिंग, नॉर्डिक स्की और गोडोला जैसे खेल यहाँ पर खेले जाएंगे। और खेलो इंडिया विंटर गेम की जो शुरुआत होती है, आपसे पूछे तो ये 2020 से इसकी शुरुआत होती है। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का जो आयोजन किया गया था वो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। तो 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है और इस बार जो आयोजन हुआ है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में इसका आयोजन किया गया है। और खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में जो पहला स्थान मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान इसमें हिमाचल प्रदेश को 2023 में मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं, आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स से करंट अफेयर जो भी हैं। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र ने इसमें 158 मेडल जीते हैं। तो याद रखना, तो महाराष्ट्र इसमें पहला स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम में। दूसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु का रहा और हरियाणा ने इसमें जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा स्थान तमिलनाडु का, हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ISSF शूटिंग विश्व कप में जो रिदम संगवान और उज्जवल मलिक ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखेंगे, ISSF शूटिंग में जो रिदम संगवाल हैं और उज्जवल मलिक है इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय जो बॉक्सर हैं मनदीप जांगड़ा, ये इन्होंने अमेरिका में जो आयोजित हुआ है इंटर कॉन्टिनेंटल कप, इसमें जीत दर्ज की है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में जो अभी आयोजित किया गया है ग्रैंड स्लैम, तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के रहने वाले हैं। और महिला में जो जीता है वो आर्या समलंका ने जीता, जो कि बेलारूस की रहने वाली, ठीक है, तो बेलारूस की रहने वाली हैं, तो याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, याद रखें। और बात करते हैं मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की, तो इसकी जो आयोजन है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। तो ये भी स्थान आप याद रखें, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में वैश्विक स्तर पर भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की शक्ति को प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और 2030 तक भारत में वो उत्पादित लगभग 30% दोपहिया वाहनों का यहाँ पर निर्यात यहाँ से किया जाएगा। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। आपसे पूछा गया है उंगलई थेडी और उंगुल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यहाँ पर किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार ने उंगलई थेडी और उंगल ओरिल का शुभारंभ किया है। उंगलई थेडी और उंगल ओरिल का जो अर्थ बताया गया है वो अर्थ बताया गया आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण, सुधार और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तेजी लाने की दिशा में एक कार्य किया जाएगा। दोस्तों राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो राज्यों की जो प्रमुख सेवाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, राज्य में श्री रामलला दर्शन योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है, और लेख लड़की मतलब प्यारी बेटी योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है, और शक्ति योजना ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। और आपसे पूछे सशक्त महिला ऋण योजना ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना की योजना है। तो ये प्रमुख योजनाएं थीं, थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग। और यहाँ पर तमिलनाडु आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु जो है इसकी राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल यहाँ हैं RN रवि, मुख्यमंत्री यहाँ हैं MK स्टालिन, विधानसभा की सीटें 234 सीटें हैं, और राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं। और यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वो पोंगल त्यौहार है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। तो ये जल्लीकट्टू जो खेल है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का खेल है। ये सभी बातें हैं दोस्तों। अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, और मन्नार की खारी राष्ट्रीय उद्यान, और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु राज्य के, तो याद रखेंगे। और तमिलनाडु राज्य के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यह है तमिलनाडु में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। और जो अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व आप याद कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास के रिवीजन का। कल का क्वेश्चन पहला पूछा गया था आपसे कि न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये झारखंड के बने थे। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो BHU में बनाया जा रहा है, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है ज्ञानवापी कहाँ स्थित है जिसे तहखाना में जिला अदालत में पूजा करने की इजाज़त दी है? तो है वाराणसी में। WHO ने ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों के लिए कितने देश को पुरस्कृत किया है? तो 5 देशों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों मैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए LNG खरीदने के लिए समझौता किया है? तो UAE ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है जो 6ठा बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो ये हासिल किया था महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो 5 वेटलैंड को शामिल किया गया है। RBI ने किस बैंक में ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन के बारे में। पहला क्वेश्चन, मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो गुरु तेग बहादुर सिख गुरु की हत्या किसने करवाई? तो ये करवाई मुगल शासक औरंगजेब ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली जो है
पहली जो है देसी रियासत कौन थी? तो वो थी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो वो की गई थी रेगुलेटिव एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता दिलाने वाले जो है वो कौन थे? तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते थे? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में से संबंधित मामलों जो है वो कौन किसके पास भेजे जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाहकार हेतु जो मंत्री परिषद होने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 74 के तहत स्थित है। दोस्तों ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। आइए कल के प्रश्न जो था हमारा वो था IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था श्रीलंका। याद रखें, श्रीलंका इसका राइट आंसर था। आज का हमारा प्रश्न है आपसे पूछा गया है, हाल ही में लाई चिंगते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।